जय हिंद दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ 6th सेंचुरी बीसी को कवर कर लिया था। इस वीडियो में उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दे पाया। ग्रीक इन्वेजन में सिर्फ 8 क्वेश्चंस ही थे, उसी वीडियो में हम कवर कर लेते तो बेटर होता, बट कोई बात नहीं। इसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे और इसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे हम मौर्यन एम्पायर के साथ, बिकॉज नेक्स्ट जो चैप्टर है वो मौर्यन एम्पायर का है। एंड मौर्यन एम्पायर जो है दैट इज़ अ बिग चैप्टर, अराउंड 130 प्लस क्वेश्चंस हैं उसमें। तो हम कोशिश करेंगे कि हाफ ऑफ द चैप्टर हम इस सेशन में कवर कर लें, अराउंड 60 क्वेश्चंस, और बचे हुए जो हाफ है वो हम सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। अदरवाइज़ वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा अगर हमने 130 एक साथ कवर किया तो स्टार्ट करते हैं ग्रीक इन्वेजन से। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ ग्रीक इन्वेजन सेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वॉज रूलिंग ओवर नॉर्थ इंडिया एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। ठीक है, ये देखिए आप कनेक्टिविटी देखिए, हमने पुराने उसमें डिस्कस किया। मैंने जो आपको स्टोरी सुनाई थी मैंने बताया था कि नंद डायनेस्टी थी, तभी अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था, उसके बाद ही चाणक्य गए थे और उन्होंने फिर चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था, किंग बनाया था। ठीक है, तो कौन सा हो गया, ईजी हो जाता है उससे हमारे लिए। नंद डायनेस्टी वॉज रूलिंग। There were 8 inheritors of Mahapadmanand found in the Puran and the Buddhist text. Dhananand was the last ruler of this dynasty who was also contemporary of Alexander. Then Greek writers referred him as Agrames. तो यहाँ से एक और फैक्ट आपको मिल रहा है कि धनानंद को ग्रीक राइटर्स ने क्या बोला था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो बहुत ही इजी लग रहा है इस टाइम पे, लेकिन ये आईएएस यूपीएससी का क्वेश्चन है ईयर 2000 का। ठीक है, तो उस टाइम पे आते थे डायरेक्ट, अभी भी आ सकते हैं, नो वी कैन नॉट से कि नहीं आ सकते, हमें हर चीज़ के लिए रेडी रहना है। तो एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि उसको धनानंद को ग्रीक राइटर्स किस नाम से उन्होंने अपने जो लिटरेचर है उसमें लिखा हुआ है, तो उन्होंने उनको नाम दिया है अग्रमीज। ठीक, एंड Xenophon describes him as a wealthy person. Bhadrashal was his commander. ठीक है, next is which of the following rulers of Magad was contemporary of Alexander the Great? Again same question, Dhananand. Next question is assertion reasoning का question है। assertion है after campaigning for nearly 2 years Alexander the Great left India in 325 BC. The reason is he was defeated by Chandragupta Maurya. तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है कि वो वापस गए थे, बट सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं है। ही वॉज नॉट डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य, ऑल्दो वो खुद ही अपनी उन्होंने आर्मी हाथ खड़े कर दिए थे, नाउ वी आर नॉट गोइंग फॉरवर्ड, तो उनकी जो पूरी सेना थी उसको वापस लौटना पड़ा था। सो आफ्टर डिमोलिशिंग द हकमानी एम्पायर इन 326 BC, एलेक्जेंडर स्टार्टेड हिज कैंपेन विद अ ह्यूज आर्मी। इंडियन कैंपेन उन्होंने स्टार्ट किया। 2 साल बाद वो फिर से ग्रीक he returned to Greek from पाटल in 325 BC, बट एग्जैक्टली उनको डिफीट नहीं किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, नेक्स्ट इज द विमेन ऑफ विच इंडियन रिपब्लिक और किंगडम हैड टेकन अप आर्म्स अगेंस्ट एलेक्जेंडर आफ्टर अ लार्ज नंबर ऑफ इट्स सोल्जर्स हैड बीन किल्ड और वोंडेड इन द बैटल फील्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोल रहे हैं कि जब कौन सा ऐसा रिपब्लिक था, कौन सा ऐसा इंडियन रिपब्लिक था जहाँ के विमेन ने, ठीक है, जहाँ के वेमेन को आर्म्स उठाने पड़े क्योंकि बहुत जो उनकी बड़ी आर्मी थी या जो सोल्जर्स थे दे वर ईदर वुंडेड और डेड इन द बैटल फील्ड। तो ये जो रिपब्लिक था ये था मसग। अश्वक वॉज अ फ्रंटियर रिपब्लिक एट द टाइम ऑफ इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर। ठीक है, तो अश्वक जो था वो फ्रंटियर रिपब्लिक था उस टाइम पे, जिसकी कैपिटल मसग थी। मसग किसकी कैपिटल थी? अश्वक की। ग्रीक राइटर्स के हिसाब से द विमेन हैड टेकन अप आर्म्स अगेंस्ट एलेक्जेंडर व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ मेन वर किल्ड इन द वॉर अगेंस्ट हिम। दिस डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब दैट एलेक्जेंडर हैड किल्ड ऑल द वुमेन ऑफ दिस टाउन। ठीक है, तो ग्रीक राइटर्स ने ये लिखा हुआ है कि विमेन ने आर्म्स लिए, और उन्हीं राइटर्स ने ये भी लिखा हुआ है कि एलेक्जेंडर ने जो भी विमेन थी इस टाउन की जिन्होंने भी हथियार उठाए थे या जो भी है, मतलब कि दे हैड रिटन दैट दे हैड किल्ड ऑल द वुमेन ऑफ द टाउन। ठीक है, तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन उसमें दी हुई है। नेक्स्ट इज एलेक्जेंडर सक्सेस इन इंडिया वॉज ड्यू टू द फॉलोइंग। अब रीज़न बताना है हमें इसमें से कि किसकी वजह से थी, इन 4 रीजन्स में से। पहला रीज़न है देयर वाज नो सेंट्रल पावर इन इंडिया एट दैट टाइम। ट्रू, सेंट्रल पावर नहीं थी। मगध एम्पायर वॉज स्ट्रॉन्ग एम्पायर ऑफ इंडिया दैट टाइम, वी कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट, बट सेंट्रल पावर नहीं थी उस टाइम पे कोई भी अलग से। नन डेनेस्टी जो थी वो सेंटर पावर नहीं थी, ऑल्दो इट वॉज अ वेल्दी डेनेस्टी एंड मगध वॉज अ प्रोमिनेंट रीजन,
तो नन डेनेस्टी को ओवरटेक बहुत लोग करना चाहते थे, बहुत सारे एम्पायर्स करना चाहते थे, बट दैट वाज नॉट अ सेंट्रल, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज ही हैड अ सुपीरियर आर्मी, सही है, सुपीरियर आर्मी लेकर आया था वो। ही वॉज हेल्प बाय ट्रेटरस इंडियन रूलर्स, हाँ ये भी सही है कि यहाँ पे जो कुछ इंडियन रूलर्स थे जिन्होंने ट्रेटर का काम भी किया था, इसी की वजह से वो इतना आगे तक आ पाया था। ठीक है। लास्ट इज ही वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। इसको हम सक्सेस का रीज़न नहीं बोल सकते, ही वॉज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर नॉट, दिस वॉज नॉट द रीज़न ऑफ सक्सेस। जब यहाँ से हेल्प मिली है तभी वो इस काम को बखूबी कर पाया, इन्वेजन कर पाया। ये क्वेश्चन 3 बार पूछा गया है, 2000, 2002, 2003, ऑलमोस्ट कॉन्जिक्यूटिवली ईयर्स में ही इसको पूछा है। बोल रहे हैं कि जो पहले 3 रीजंस हैं वो दिए गए हैं बिहाइंड द सक्सेस ऑफ अलेक्जेंडर इन इंडिया आर करेक्ट। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी हैड मेंशन 28 इंडिपेंडेंट पावर्स ऑफ दैट टाइम। तो हेमचंद्र राय चौधरी ने अपने बुक में उस टाइम के 28 इंडिपेंडेंट रूलर्स के बारे में लिखा हुआ है, या किंगडम्स के बारे में लिखा हुआ है। इससे ये पता चलता है कि उस टाइम पे कोई सेंट्रल अथॉरिटी तो नहीं थी। अनडाउटेडली हिज आर्मी वॉज सुपीरियर, ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो अपनी एक सुपीरियर आर्मी लेकर आया था। एंड मैनी इंडियन ट्रेटर किंग्स जैसे कि अम्भी थे, उन्होंने उनको सपोर्ट किया था। आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो अबाउट सीरियल ऑफ चाणक्य, उसमें ये एंगल भी बहुत अच्छे से दिखाया हुआ है अम्भी का, द अम्भी रूलर, द किंग अम्भी सपोर्टिंग दिस अलेक्जेंडर। तो ये सब भी बहुत अच्छे से दिखाया गया। कभी टाइम मिले तो प्लीज़ देखिएगा, बहुत लेंदी सीरीज़ नहीं है वो, बट इट इज़ अ वेरी गुड सीरीज़ टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल कंडीशंस एज वेल एज द अदर इम्पॉर्टेंट कंडीशंस ऑफ दैट पीरियड, बिकॉज बहुत ही रिसर्च के बाद उसको बनाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट इज बीइंग गुड एडमिनिस्ट्रेटर वाज नॉट अ रीजन बिहाइंड हिज विक्ट्री ओवर इंडिया। फिर है नेम द ब्रेव इंडियन किंग whom Alexander defeated on the bank of river Jhelum। तो ये थे पोरस। The realm of Puru was located between Jhelum and Chenab river. Alexander defeated him on the bank of Jhelum, but he was impressed by his courage and became his friend and returned his state and also gifted him some more areas। तो ये एंगल है उसमें सीरियल में ये भी बताया गया कैसे लड़े हैं, तो अगर आप देखेंगे वहाँ से क्लियर होगा। बाकी ये स्टोरी ये है कि इन्होंने हराया था पुरु को या पोरस को ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर झेलम, और उसके बाद लेकिन ही फॉट विद वेरी मच करेज कि दिस एलेक्जेंडर वॉज ऑल्सो इम्प्रेस्ड बाय हिज करेज एंड ही रिटर्न हिज टेरिटरी एज वेल एज, उन्होंने कुछ और भी उनको टेरिटरीज गिफ्ट की थी, कुछ एरियाज उनको दिए थे। ठीक है। नेक्स्ट इज हु वन ऑफ द फॉलोइंग हैड नॉट कम टू इंडिया विद एलेक्जेंडर। इनमें से इंडिया एलेक्जेंडर के साथ इंडिया कौन नहीं आया था? तो डिमाइकस जो है वो इंडिया नहीं आया था एलेक्जेंडर के साथ। अकॉर्डिंग टू स्ट्रैबो, सेल्यूसिड एम्परर एंटियोकस सेंट हिज एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ बिंदुसार नेम्ड एज डिमाइकस। तो डिमाइकस कौन थे? ये जो सेल्यूसिड एम्परर थे एंटियोकस, उन्होंने अपने एम्बेसडर को भेजा था बिंदुसार के कोर्ट में, जिनका नाम डिमाइकस था। तो ये नहीं आए थे एलेक्जेंडर के साथ, ऐसा स्ट्रैबो ने लिखा हुआ है। बाकी ये तीनों जो हैं, नियर्कस, ऑनेस्ट्रियस, एरिस्टोबुलस, ये आए थे एलेक्जेंडर के साथ। ठीक है। नेक्स्ट इज द फॉरमोस्ट इंडो रोमन ट्रेडिंग स्टेशन इन ईस्टर्न इंडिया वॉज। द फॉरमोस्ट इंडो रोमन ट्रेडिंग स्टेशन इन ईस्टर्न इंडिया वॉज, तो ये था अरिकामेडू। ठीक है, ईस्टर्न इंडिया की बात कर रहे हैं। और जो ये इंडो रोमन ट्रेडिंग स्टेशन था, ये क्या नाम था इसका? अरिकामेडू, जो कि पुदुचेरी वाला एरिया, पुदुचेरी में है। इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट इंडो रोमन ट्रेडिंग स्टेशन इन ईस्टर्न इंडिया। अम्फोरा जार्स एंड एरेटाइन वर वेयर हैव बीन फाउंड फ्रॉम हियर। तो वहाँ से इनको कुछ अम्फोरा जार्स और एरेटाइन वेयर्स भी मिले हैं, कुछ यूटेंसिल्स, जैसे अम्फोरा जार मतलब जिसमें छेद होते हैं बहुत सारे, उस तरह के जार्स भी वहाँ से मिले हैं। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे ग्रीक इन्वेजन के, अलग से दे दिए हैं ग्रीक इन्वेजन टॉपिक डाल के। हालांकि इसको मॉरिन के साथ भी इंटीग्रेट किया जा सकता था, पॉलिटिकल क्वेश्चंस में भी डाला जा सकता था, बट कोई बात नहीं। दिस सेग्रीगेशन विल लेट अस नो कि हाँ ग्रीक इन्वेजन से इस टाइप के क्वेश्चन बने हैं। ठीक है। एज आई टोल्ड यू कि मैं इसी वीडियो के साथ मॉरिन एम्पायर को भी इसमें मर्ज कर देंगे, बट आई थिंक ये वीडियो बहुत छोटा है, बट इट्स ओके। हम चैप्टर वाइज चलेंगे तो जो सेपरेशन है वो इजी हो पाएगा।
तो इस वीडियो को छोटा रहने देते हैं, आपको तो सिर्फ रिवीजन करना है तो आप रिवीजन कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स उसको खोल के। तो इसको हम यहीं रखते हैं। नेक्स्ट जो मौर्यन एम्पायर है उसमें हम उसको 2 पार्ट्स में लेके आ जाएंगे उस वीडियो को, क्योंकि एक वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो उसी के 2 पार्ट्स कर लेंगे, ठीक है। तो अराउंड एज आई टोल्ड यू कि 130 या 130 प्लस क्वेश्चन हैं उसमें। तो 65 का डिवीजन या 65 70 का डिवीजन हम उसमें कर लेंगे, जिससे कि ईजिली वो 2 पार्ट में कवर हो जाए, ठीक है। तो ठीक है, इसी वीडियो को हम यहाँ बंद करते हैं। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, बट कुछ फैक्ट्स हैं जिनको आप याद कर सकते हैं, और मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहिए हर एक चीज़ का, हर एक चैप्टर का। बुद्धिज़्म जैनिज़्म पढ़े हुए हमें 2 दिन हो गए, प्लीज़ रिवाइज कीजिएगा, नहीं तो जो चीज़ें आपने याद की थी वो आप विद टाइम भूल जाएंगे, ठीक है। तो कीप रिवाइजिंग योर फैक्ट्स,